हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का बायोलॉजी सब्जेक्ट। बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल जैव अणु का पार्ट 4 है। ये चौथा वाला भाग है। इसको बायोमॉलिक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। जैव अणु क्यों कहते हैं यह हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं कि जीव शरीर जिन अणुओं से मिलकर के बना होता है उसे जैव अणु कहते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, इसे बायोलॉजी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो में प्रोटीन के विषय में। इस जैव अणु में सबसे पहला वाला जैव अणु पढ़ रहे थे प्रोटीन के विषय में पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड मटेरियल है, यानी कि शरीर के निर्माण को करता है प्रोटीन। और प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से, या प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। किस एमिनो एसिड से? अल्फा एमिनो एसिड से। अल्फा एमिनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि एमिनो एसिड में एक तरफ जो है एसिडिक ग्रुप और एक तरफ जो है आपका एमिनो ग्रुप एक ही कार्बन से लगा होता है। एक ही कार्बन से दोनों तरफ जो ग्रुप लगे होते हैं, तैसे कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और एक तरफ आपका एमिनो ग्रुप लगने के कारण इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो, और एसिड लगने के कारण एसिड, तो अल्फा एमिनो एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है, समझ में आया। कई अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो बनाते क्या है? पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, जब कई अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, जब कई अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ पर हम केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एमिनो एसिड। तो ऐसे कई अल्फा एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बनाते हैं आपका। ठीक है, तो ये जो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए ये जो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो यह एक पेप्टाइड का निर्माण किए, और दोनों बंधे हुए हैं, जुड़े हैं। तो किस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं? यह पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़े हैं। किस बांड के द्वारा? पेप्टाइड बांड के द्वारा जुड़े हुए हैं। पेप्टाइड बांड किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक के फॉर्मेशन में एक H2O निकल करके कोई बंध बनता है, एक H2O निकल करके कोई बंध बनता है, तो उस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड कहते हैं। उस बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड कहते हैं। अब कई पेप्टाइड आपस में जुड़ करके बनाते हैं क्या? अब एक पेप्टाइड ए, एक पेप्टाइड ए, एक पेप्टाइड ए, ठीक। तो कई पेप्टाइड आपस में जुड़ करके बनाते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन को इसीलिए क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड है। इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, तो यह कई पेप्टाइड आपस में जुड़ते हैं, तो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? तो वहां पर हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा। पॉली मतलब बहुत, तो इस तरह से एक पेप्टाइड बांध, दो पेप्टाइड बांध, 3, 4, 5 कई पेप्टाइड बांध बन जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा एमिनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई पॉलीपेप्टाइड बांध के द्वारा जुड़ करके यह एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं। या फिर कह सकते हैं पेप्टाइड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये चीज समझ में आया। अब हम आप लोगों को बताएंगे क्या? ज्यूटर आयन के विषय में। तो ज्यूटर आयन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड हैं, 3 इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड हैं जो आपके NCERT में दे रखा है, उनके विषय में चर्चा कर लिया जाए। वो तीनों कौन से इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड हैं? ठीक है, देख लीजिए। और ये पूछता है, इनका संरचना पूछता है, स्ट्रक्चर पूछता है बोर्ड में पहले पूछा जाता था। अब जो है NCERT की बुक है, तो मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, फिर भी यह आपको जानना जरूरी है इन तीनों को। ठीक है, तीनों कौन कौन से? जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी एमिनो एसिड का, वह है कार्बन,
यहाँ एसिडिक ग्रुप, यहाँ पर एमिनो ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऊपर आर। हमने बताया था कि यही आर जब परिवर्तित होगा तो एमिनो एसिड का नाम बदलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसी आर को हटा करके हम यहाँ पर क्या लगा दें, एक एच लगा दें, तो उस एमिनो एसिड का नाम हो जाएगा ग्लाइसिन। एमिनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अब दूसरा देख लीजिए क्या है आपका, कि अगर यही कार्बन है, एसिडिक ग्रुप है, और यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3 जोड़ दें, तो CH3 जब R के जगह पर जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलानीन हो जाएगा, एलानीन हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, अब यही कार्बन है और यहीं पर आपका एसिडिक ग्रुप है और यहीं से लगा हुआ है आपका एमिनो ग्रुप, नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर R के जगह पर अगर CH2OH जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा इसका नाम क्या, सेरीन हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों एमिनो एसिड है और तीनों एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है जिनका स्ट्रक्चर हूबहू पूछ दिया जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन। ठीक है, तो एलानीन पूछ दिया जाएगा तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा आप इसको, बस याद रखने का तरीका कि एमिनो एसिड तो जानते ही हैं कैसे लिखा जाता है, आर के जगह पर H, तो ग्लाइसिन, आर के जगह पर CH3, तो एलानीन, आर के जगह पर CH2OH, तो क्या हो गया, सेरीन। ठीक है, तीन चीजें। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज्यूटेरायन पे आते हैं। समझ में होगा, आगे आओगे आशा करता हूँ, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करते हैं अब ज्यूटेरायन क्या है। ज्यूटर आयन, हिंदी में इसे ज्यूटर आयन ही कहते हैं। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, जब अल्फा एमिनो एसिड को, किसको, अल्फा एमिनो एसिड को, जब अल्फा एमिनो एसिड को जल में घोलते हैं, किसमें, जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो क्या होगा, अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर पहले देखिए, कार्बन COOH, यहाँ पर NH2 और यहाँ क्या है H और यहाँ क्या है R, और इसका नाम क्या है, अल्फा एमिनो एसिड। ये अल्फा एमिनो एसिड है। अब इस अल्फा एमिनो एसिड को अगर जल में घोल दिया जाए तो जल में घोलने पर होगा क्या, इसके एसिडिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल करके, एसिडिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल करके पहुंच जाता है किसके पास, NH2 के पास। अगर हम इस NH2 को यहाँ इस H को उठा करके यहाँ लिख दें, इस H को उठा करके यहाँ लिख दें और NH2 को यहाँ लिख दें, तो रिएक्शन को समझने में थोड़ी सी और आसानी होगी। तो यह H पहुंच जाएगा किसके पास, निकल करके NH2 के पास। जब NH2 के पास पहुंचेगा तो होगा क्या, ये कार्बन है, कार्बन COO, तो H जब इस पे आएगा तो एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज निकलने से COO पर एक निगेटिव चार्ज लग जाएगा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज के एक्स्ट्रा ऐड होने से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, तो ये हो जाएगा NH3+। ठीक है, तो उसमें क्या, अल्फा एमिनो एसिड को जल में घोलते हैं, तो घोलने पर क्या होगा, इसके एसिडिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल करके पहुंच जाएगा। पूरा लिख लीजिएगा, अल्फा एमिनो एसिड को जल में घोलते हैं, तो पूरा लिखिए, जल में घोलने पर लिख लीजिए, जल में घोलने पर उसके एसिडिक ग्रुप से
उसके एसिडिक ग्रुप से एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन को प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन निकलकर एमिनो ग्रुप पर, एमिनो ग्रुप से लग जाता है, जिससे एसिडिक ग्रुप पर, जिससे एसिडिक ग्रुप पर निगेटिव चार्ज एवं एमिनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ज्यूटर आयन। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? ज्यूटर आयन। यहाँ पर आपका ऊपर आर रहेगा और इधर क्या रहेगा? एच। और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। ठीक है, समझ में आया? तो अल्फा एमिनो एसिड को जब जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर इसके एसिडिक ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलकर एमिनो ग्रुप के पास आएगा, और एमिनो ग्रुप के पास आएगा तो एसिडिक ग्रुप पर एक निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और एमिनो ग्रुप पर एक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। और वो जो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो ज्यूटर आयन है, यह ज्यूटर आयन उभय धर्मी व्यवहार प्रदर्शित करता है। लिख लीजिएगा, यह ज्यूटर आयन उभय धर्मी व्यवहार प्रदर्शित करता है। उभय धर्मी व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करने का क्या मतलब है कि एसिडिक नेचर भी दर्शाता है और बेसिक। उभय मतलब क्या होता है कि दो तरफ चलना, तो दोनों तरफ किसी भी केमिकल कंपाउंड का दो नेचर क्या हो सकता है? या तो एसिडिक नेचर हो या तो बेसिक नेचर। ये उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात एसिडिक नेचर को भी दर्शा रहा है और बेसिक नेचर को भी दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा है? उदासीन है। यहाँ पर यह ज्यूटर आयन कैसा है? उदासीन है। यहाँ पर यह उदासीन है ज्यूटर आयन। लेकिन यह ज्यूटर आयन जल के अंदर दोनों रूप को दर्शाएगा अपने, यानी उभयधर्मी व्यवहार को दर्शाएगा। इसको नोट करिएगा, फिर दिखाते हैं हम उसके दोनों रूपों को। इसके दोनों रूपों को दिखाते हैं। होगा क्या? जो ज्यूटर आयन है कार्बन है, और कार्बन से इधर आपका एसिडिक ग्रुप था, एसिडिक ग्रुप पर निगेटिव चार्ज था, और यहाँ पर एमिनो ग्रुप था, और एमिनो ग्रुप पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। अभी हम एमिनो ग्रुप ही लिख रहे हैं, और यहाँ क्या है आपका? आर है। ठीक है, देखिए तो कंडीशन क्या होगा? एक कंडीशन में वह ज्यूटर आयन यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो, लेकिन हाइड्रोजन के निकलने के बाद इस NH2 से वह जुड़े न, इसमें निगेटिव चार्ज ही लगा रह जाए। ठीक, एक कंडीशन ये उत्पन्न हो सकती है। दूसरी कंडीशन कौन सी उत्पन्न हो सकती है कि यह कार्बन
कार्बन जो है CO माइनस और NH3 प्लस और R। एक कंडीशन ये उत्पन्न हो सकती है कि इसमें यहां से हाइड्रोजन निकले और इससे जुड़ जाए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कार्बन COOH NH3। ये तीन कंडीशन जल के अंदर घोलने पर ज्यूटेराइन क्या है, ज्यूटेराइन हमने बता दिया, ज्यूटेराइन क्या है वह हमने बता दिया। ज्यूटेराइन को देख लिया आप लोगों ने कि एसिडिक ग्रुप से जब निकल करके एक हाइड्रोजन उसके इम्यूनो ग्रुप पर लग जाएगा तो उसे ज्यूटेराइन कहते हैं। परंतु यह डिपेंड करता है किस पे, कि द्रव के पीएच पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यूटेराइन किस रूप में पाया जाएगा, ज्यूटेराइन किस रूप में पाया जाएगा, यह किस पे निर्भर करेगा, पीएच मान पर निर्भर करेगा। जिसमें घोला जा रहा है, जिस द्रव में घोला जा रहा है उसके पीएच मान पर निर्भर करेगा कि वह ज्यूटेराइन किस रूप में पाया जाएगा। लिख सकते हैं आप कि ज्यूटेराइन का इन तीनों रूपों में पाया जाना, इन तीनों रूपों में पाया जाना विलयन के पीएच मान पर निर्भर करता है। नॉर्मली ज्यूटेराइन क्या है समझ में आ गया, लेकिन वह ज्यूटेराइन किस रूप में हो सकता है, ज्यूटेराइन इस रूप में हो सकता है, वह ज्यूटेराइन इस रूप में हो सकता है, वह ज्यूटेराइन सही यहाँ पॉजिटिव आ जाए, और वह ज्यूटेराइन इस रूप में हो सकता है। अर्थात वह ज्यूटेराइन एसिडिक हो सकता है, वह ज्यूटेराइन न्यूट्रल हो सकता है, वह ज्यूटेराइन बेसिक हो सकता है। ये तीनों रूपों में पाया जाएगा। तो तीनों रूपों में कैसे पाया जाएगा, तो वह डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पीएच मान के, जिसमें घोल रहे हैं जिस विलयन में उसके पीएच मान के ऊपर डिपेंड करेगा कि विलयन में वह ज्यूटेराइन किस रूप में पाया जाएगा। ठीक, इज दैट क्लियर? मिटाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड कई तरह से एमिनो एसिड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, कई बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इनके नेचर के आधार पर क्लासिफाई करें तो नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। इनके नेचर के आधार पर कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो एसिडिक भी हो सकता है, एमिनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, अभी हमने देखा है एसिडिक भी हो सकता है, एमिनो एसिड बेसिक भी हो सकता है, एमिनो एसिड न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों अवस्था में हो सकता है, यानी अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, उदासीन हो सकता है। ठीक है, अम्लीय होने का क्या मतलब है, अम्लीय अगर रहेगा तो अम्लीय होने का क्या मतलब है, जो एमिनो एसिड में दो ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आपका यह NH2 लेस, यह COH की मात्रा अधिक रहे, NH2 से COH की मात्रा अधिक है तो एसिडिक है। बेसिक कब होगा, जब NH2
की मात्रा COOH से अधिक रहेगी तो यह क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब जब दोनों बराबर हो जाएंगे, NH2 और COH दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये दो जो है आपके, ये न्यूट्रल, ये एसिडिक है। ये दोनों क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड है। ठीक है। आपका ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड है। बेसिक एमिनो एसिड की बात करेंगे तो लाइसिन है आपका, लाइसिन है और आर्जिनिन है। लाइसिन और आर्जिनिन ये दोनों कैसे हैं, बेसिक नेचर है। याद रखिएगा, दो को याद रखिएगा। ठीक। न्यूट्रल की बात करेंगे, एलानिन है और क्या है, सेरीन है। ठीक। तो ये आपके तीन है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर के कौन से एमिनो एसिड है, और एसिडिक नेचर कब होगा, बेसिक नेचर के कौन से एमिनो एसिड है, बेसिक कब होगा, न्यूट्रल एमिनो एसिड कौन से है और न्यूट्रल कब होंगे। तीनों का अध्ययन आप लोग, तीनों का अध्ययन हम लोग कर लिए। तीनों के दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो ये तीनों के दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है। तो ये बेस चार्ट किसके बेस पे था क्लासिफिकेशन हमारा, एसिड के बेसिक और न्यूट्रल नेचर के आधार पर एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन था। ठीक है। अब इनके कैरेक्टर के आधार पर हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के हैं। तो क्लासिक कैरेक्टर के आधार पर कौन कौन से एमिनो एसिड है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई अगर किया जाए, यानी उनके चरित्र के आधार पर, तो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। पहला है आपका इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। दो प्रकार के हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। हमने परिभाषा पहले वीडियो में बता दिया था कि इसेंशियल एमिनो एसिड किसे कहते हैं, वे एमिनो एसिड जो हमको हमारे बाहर से लेना पड़ता है उनको क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। और जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है। तो जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं, नॉन इसेंशियल है, उनके विषय में हमको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, ठीक है। अब शरीर के अंदर न बनना, अगर भूल गया हो तो याद कर लीजिएगा कि प्रकृति में कुल 300 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इन 300 एमिनो एसिड में से 20 एमिनो एसिड सिर्फ प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं, सिर्फ 20 एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। और इसमें 20 में से भी, इस 20 में से भी कुछ एमिनो एसिड का, कुछ प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो जाए। प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड जिम्मेदार है। इस 20 में से कुछ हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और कुछ हमको बाहर से लेना पड़ता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग नॉन इसेंशियल, कोई जरूरत नहीं है। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या हो गया, जिनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर पाया जा रहा है तो आवश्यकता किस बात की है, तो ये नॉन इसेंशियल। और जो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है वह इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड को ही हमको देखना है, कौन कौन से इसेंशियल एमिनो एसिड है। देख लीजिए, नाम है इनका, नाम इनका नोट कर लीजिएगा सबका। ठीक है।
याद कर लीजिएगा। नाम इनका क्या है इसेंशियल एमिनो एसिड का? मेथियोनिन, मेथियोनिन, थायोनिन, मेथियोनिन है, थायोनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है। कितना होगा? 1 2 3 4 5। मेथियोनिन, थायोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक, मेथियोनिन, थायोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है। उसके बाद लाइसिन, लाइसिन, हिस्टाडीन। ठीक है। कौन सा नंबर है? 5वां था, 6वां, 7वां। लाइसिन, हिस्टाडीन, 6 7 8। लाइसिन हो गया, हिस्टाडीन हो गया, फिर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और 9वां क्या हो जाएगा हमारा? फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन। ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने। इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड में कौन है? मेथियोनिन है, थायोनिन है, वैलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, लाइसिन है, हिस्टाडीन है, ट्रिप्टोफैन है, फेनिलएलानिन है। याद करने का तरीका क्या है? या तो आप रट पाइएगा तो रट लीजिएगा, और नहीं रट पाइएगा इसको बार बार लिख के ट्राई कीजिएगा। याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं लास्ट में पहले आप प्रयास कीजिए, क्योंकि पहले ही ट्रिक बता दिया जाता है तो आप लोग क्या है कि उसी ट्रिक के आधार पर ही चलना शुरू कर देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो यह आप पहले मेहनत करिएगा। अगर आपको मेहनत करने से भी यह नाम कठिन लग रहा है, नहीं याद होगा, तो इनको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से पक्का है आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो पहले याद करने की कोशिश कीजिएगा कि ये इसेंशियल इम्यूनो एसिड, जो 9 इसेंशियल इम्यूनो एसिड है, इनके नाम आपको याद रहे। ठीक है। अब देख लीजिए, एमिनो एसिड हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है एमिनो एसिड की? मिटाते हैं इसको, नोट करिएगा, मिटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड के गुण कौन कौन से हैं? तो गुणों की अगर बात करेंगे एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड क्या है? जल में घुलनशील है। एमिनो एसिड क्या है? यह भाई जल में घुलनशील नहीं होते तो ब्यूटाराइन कैसे बनता? यह जल में घुलनशील होते हैं, नोट करते जाइएगा। यह जल में घुलनशील है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? रंगहीन होता है, रंगहीन है। तीसरा, इनका गलनांक, इनका गलनांक अधिक होता है। चौथा, जो ज्यूटर आयन बन रहा है आपका, उस ज्यूटर आयन के बनने के कारण, ज्यूटर आयन जो बन रहा है, उस ज्यूटर आयन के बनने के कारण, ज्यूटर आयन के बनने के कारण ये क्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बताइए समझ में? यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं।
ज्यूटर आयन के बनने के कारण आयनाइजेशन हो रहा है। तो ज्यूटर आयन जो बन रहा है क्रिस्टलाइन ठोस क्या है, कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 1 में अध्ययन करेंगे आप लोग केमिस्ट्री वाले भाग में। तो क्रिस्टलाइन ठोस बन जाता है। यह किस रूप में पाया जाता है, एमिनो एसिड क्रिस्टलाइन ठोस के रूप में पाया जाता है ज्यूटर आयन के बनने के कारण। अब है थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, नोट कीजिएगा, या नोट कीजिएगा, फिर हम लोग देखते क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ा सा चर्चा किया गया था, लेकिन अब डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और फिर नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट और अन्य बायोमॉलिक्यूल्स का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।